हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग फंडामेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इन सारी चीजों के साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा और आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको आसानी के साथ समझ में आए, क्योंकि ये सारे टर्म मैं आगे चल के यूज करने वाला हूं। तो अगर आप उन टर्म से परिचित होंगे तो आप आसानी के साथ पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज क्रूशियल फॉर द सेल प्रोपेगेशन। ठीक है, सेल प्रोपेगेशन को अगर हम लोग मोटा मोटा समझें तो सेल प्रोपेगेशन से यहाँ पे मेरा मतलब सेल डिवीजन से है और सेल डिवीजन वाला चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैं जब आपको सेल डिवीजन पढ़ा रहा था तो मैंने सिंपली आपको बताया था कि सेल डिवीजन में एक सेल होती है जिसको हम लोग पेरेंटल सेल बोलते हैं, जो डिवीजन के लिए जाती है और जब ये सेल डिवाइड करती है तो अपने ही जैसी दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? दो आइडेंटिकल सेल बनाती है जिसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। ये पेरेंटल सेल है। ठीक है, पेरेंटल सेल है। ठीक है, ये पेरेंटल सेल है और ये दोनों क्या हैं? ये डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही डॉटर सेल्स हैं और ये बनी किससे हैं? इस पेरेंटल सेल से बनी हुई है। ठीक है, अब ये पेरेंटल सेल अपनी जैसी दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को बनाती है। ठीक है, जब ये सेल डिवीजन के लिए जा रही है तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि इस सेल के पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेसिकली वो क्रोमोसोमल डीएनए होता है। किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के लिए ये जरूरी है कि सेल के पास में जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो एक्यूरेटली रेप्लिकेट करे। ये एक्यूरेटली रेप्लिकेट करे और रेप्लिकेट होने के बाद फेथफुली transferred to both daughter cells, both daughter cells, दोनों ही डॉटर सेल्स में फेथफुली ट्रांसफर करें। मतलब जितने नंबर में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए इस पेरेंटल सेल के पास है वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो, अपनी कॉपी बनाए और वो कॉपी कहां पे जाए? जब कॉपी बनाएगा तो क्या होगा? दो डीएनए बन जाएंगे और दोनों ही एक डीएनए दोनों डॉटर सेल में चला जाएगा। तो एक्यूरेटली ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी होता है किसी भी सेल के डिवीजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेल जब भी सेल जो है जब डिवीजन साइकिल में एंटर करती है तो मैंने आपको सेल साइकिल जब मैं आपको बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल के 4 मेजर फेजेज होते हैं। ठीक है, जब मैं सेल साइकिल की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल जो होती है उसके 4 मेजर फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेज होते हैं? G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। ठीक है, ये 4 मेजर फेजेज होते हैं, इनके थ्रू होकर के सेल डिवीजन साइकिल में अपना चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, और जब सेल पहुंचती है एस फेज में तो वहां पे क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेल डिवीजन से हाईली कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेल डिवीजन से बेसिकली कनेक्टेड होता है। तो और यहाँ पे जो दूसरी याद रखने वाली बात है वो ये है कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और जब भी सेल डिवीजन साइकिल में एंटर करने वाली होगी तो अपने जेनेटिक मटेरियल को पूरा का पूरा रेप्लिकेट करके उसकी कॉपी बनाएगी और जो कॉपी बनेगी वो क्या होगा?
वो कॉपी दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपको सेल डिवीजन में बता चुका हूँ। ठीक है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से इन चीजों को रिपीट किया। ठीक, अब मैंने यहाँ कहा कि सेल डिवीजन से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, रेप्लिकेशन जो होता है ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। उनमें से 3 मेजर रूल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। पहला रूल है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करता हूं। दूसरा, डीएनए का रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है, ठीक है, सपोज दैट ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसका रेप्लिकेशन होना है। ठीक है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसका रेप्लिकेशन होना है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो मेरी फिगर पे मत जाइएगा। तो ये डीएनए अगर रेप्लिकेट करना है तो ये कहीं से भी इसका रेप्लिकेशन नहीं शुरू होगा। इस डीएनए में कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये सेकंड फंडामेंटल रूल है। और तीसरा फंडामेंटल रूल ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। मैंने आपको बताया था कि वाटसन और क्रिक ने बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड कहें या हम लोग कहें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स होती हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स होती हैं, वाटसन एंड क्रिक साहब ने बताया। और दोनों चेन्स क्या होती हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक, और ये जो दोनों चेन है ये एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब दोनों में पोलरिटी होती है। एक चेन रन करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में और दूसरी रन करती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो 3 प्राइम और 5 प्राइम का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, और जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। मतलब जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा। मतलब ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। ठीक है, उल्टा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पहला जो फंडामेंटल रूल है उसके बारे में बात करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। सबसे पहली बात तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, सपोज दैट ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और ये इसके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ये डीएनए मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। जब ये डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन के लिए जाएगा, किसके लिए जाएगा, रेप्लिकेशन के लिए जाएगा, रेप्लिकेशन के लिए जाएगा, तो ये दोनों ही स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या होंगे, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं। इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक करने लग जाता है। ये दोनों ही स्ट्रैंड्स सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं। मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट में बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होना होता है तो उसे टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और किसकी तरह बिहेव करेंगे, टेम्पलेट की तरह। किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एक टेम्पलेट ये हो जाएगा और दूसरा टेम्पलेट ये हो जाएगा। तो 2 टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, दोनों ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और दोनों ही नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अब जब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा तो क्या होगा, ये सपोज दैट नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, ये 2 नए स्ट्रैंड्स बने यहाँ पे। ठीक, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिंथेसिस हो रही है और जब ये सिंथेसिस कंप्लीट होती है, जब ये सिंथेसिस कंप्लीट हो गई, जब ये सिंथेसिस कंप्लीट हो गई तो आपको क्या दिखेगा। ठीक है, ये सिंथेसिस हो गई कंप्लीट, ये सिंथेसिस कंप्लीट हुई। यहाँ पे ये देखिए, ये नया स्टैंड बन करके येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, सिंथेसाइज हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो दोनों नए डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं, एक मॉलिक्यूल ये बना है, एक मॉलिक्यूल ये बना है, 2 डीएनए के नए मॉलिक्यूल, ये जो दोनों नए मॉलिक्यूल बने हैं इनके पास एक स्ट्रैंड जो है वो पुराने वाले डीएनए मॉलिक्यूल का है जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो येलो कलर से दिख रहा है जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। इसका मतलब ये है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड कंजर्व हो जाता है और दूसरा नया स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है। ठीक है,
डीएनए मॉलिक्यूल का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो कंजर्व हो जाता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। इसीलिए डीएनए के रेप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब यहाँ का फायदा क्या हुआ, देखिए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का फायदा ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि जब जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है तो वो अपनी तरह आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए था, जब अगर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस सिमिलरिटी देखें तो ये जो डीएनए था, ये दोनों ही डीएनए बिल्कुल इसी की तरह बने होंगे, दोनों ही डीएनए बिल्कुल पेरेंट डीएनए की तरह ही बने होंगे। मैं आपको ये भी बना के दिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि ये हाइपोथेसिस कहां से आई, किसने दिया, ठीक है, और इसको प्रूव कैसे किया गया, ठीक है। तो हाइपोथेसिस की अगर हम लोग बात करें, सेमी कंजर्वेटिव मैनर की जो हाइपोथेसिस थी, इसको बेसिकली प्रपोज किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने ही इसको प्रपोज किया था, ठीक है। कब प्रपोज किया था, अराउंड 1953, जब ये लोग अपनी डिस्कवरी कर रहे थे और इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री शब्द आ गया तो मैं बार फिर से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं मैं आपको। मैंने आपको जब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक तो होती है शुगर, जो कि पेंटोज शुगर होती है। दूसरा होता है यहाँ पे बेस, नाइट्रोजनस बेस होता है, और फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट होता है। शुगर और फॉस्फेट मिलकर के बैकबोन बनाते हैं और बेसिस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से पेयरिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिस के फॉर्म में होती है, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के बेसिस थे वहां पे, प्यूरिन्स थे और पिरिमिडिन्स थे, प्यूरिन्स की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के प्यूरिन्स थे वहां पे, एडेनिन था, ग्वानिन था, और दो तरीके के पिरिमिडिन्स थे जिसमें कि थाइमिन था और साइटोसिन था, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मैंने आपको बताया था, सपोज दैट एक स्ट्रैंड के पास ए जी टी सी ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है जिसके पास में ए जी टी सी ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और एक दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि जहां पे एडेनिन है वो हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ, अगर ग्वानिन है तो वो हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, इसी तरह से थाइमिन है तो वो एडेनिन के साथ पेयर करेगा, और साइटोसिन है तो वो ग्वानिन के साथ पेयर करेगा, ठीक है। इसका मतलब हमेशा एडेनिन यानी ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा। ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। यही जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है डीएनए का, वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि यही जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है इसके रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, ठीक है, ये इनकी हाइपोथेसिस थी। इनकी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मेसेल्सन एंड स्थेल ने, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया इस हाइपोथेसिस को, मेसेल्सन एंड स्थेल ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्होंने ई कोलाई की सेल ली, ई कोलाई बैक्टीरिया है आपको पता होगा, ठीक है। ई कोलाई की सेल्स ली, ठीक। ई कोलाई सेल्स को इन्होंने एक मीडियम में ग्रो किया, कहां पे ग्रो किया, एक मीडियम में ग्रो किया, मीडियम यूज किया इन्होंने, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ मीडिया जो होता है उसी को बेसिकली यूज किया, और इस मीडियम में जो नाइट्रोजन का सोर्स था, किसका सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, जो नाइट्रोजन सोर्स था वो था NH4Cl, ठीक है। ये नाइट्रोजन सोर्स था NH4Cl, और इस NH4Cl में जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप वाला नाइट्रोजन था, N15 था, ठीक है। और इस मीडियम में इन्होंने
बहुत सारी जनरेशन तक क्या किया, बैक्टीरियल सेल को ग्रो किया। ग्रो करने के बाद इन्होंने इसका डीएनए आइसोलेट किया। ध्यान से सुनिएगा, डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे लगाया, और जब उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे लगाया तो उनको एक बैंड मिला, ठीक है। और वो बैंड लाई करता था ऐसी जगह पे जो कि डिनोट करता था कि सारा का सारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके पास में जो नाइट्रोजनस बेस है उनमें जितना भी नाइट्रोजन है सब N15 आइसोटोप वाला नाइट्रोजन है, ठीक है, N15 वाला नाइट्रोजन। तो इसको कहा गया ओरिजिनल पेरेंट मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि अब ये इन्हीं बैक्टीरियल सेल को दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करने वाले थे, इसलिए इनको बोला गया कि ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। अब ये जो हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग ई कोलाई सेल्स थी, उस ई कोलाई सेल्स को क्या किया इन्होंने, N15N कंटेनिंग सेल्स, ठीक है। इन सेल्स को क्या किया, इनको मीडियम में ट्रांसफर किया, दूसरे मीडियम में, ये दूसरा मीडिया है, और इस मीडियम में जो NH4Cl था उसके पास 14N वाला नाइट्रोजन था। क्या था? 14N वाला नाइट्रोजन था। और इसको इन्होंने एक जनरेशन तक क्या किया, ग्रो कराया। मतलब जितने सेल नंबर इन्होंने लिए थे, सपोज इन्होंने 4 सेल लिए थी, तो इन्होंने तब तक ग्रो कराया जब तक इस 4 का डबल 8 सेल नहीं हो गई वहां पे। ये मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, जस्ट डबलिंग की सेल्स की इन्होंने एक जनरेशन तक इसको ग्रो किया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद इन्होंने क्या किया, डीएनए को फिर से आइसोलेट किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट लगाया, ठीक है। अब आप सोचिए, सेल्स जब ग्रो कर रही होंगी, सेल डिवीजन हो रहा होगा, तो इनका डीएनए रेप्लिकेट किया होगा, ठीक है। सारी सेल्स के पास जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सबके पास N15 वाले क्या हैं, सबके पास N15 वाला डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए क्या हुआ होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए होंगे, ठीक है। ये डीएनए स्ट्रैंड्स क्या हुए होंगे, सेपरेट हुए होंगे, टेम्पलेट की तरह बिहेव किए होंगे, और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होगा। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होगा तो एक स्ट्रैंड ऐसा रहा होगा जिसके पास N15 वाला नाइट्रोजन होगा, और जो नया स्ट्रैंड बना उसके पास क्या होगा, उसके पास N14 वाला आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको 2 कलर के डीएनए मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। देखिए, आपको एक स्ट्रैंड जो है वो रेड कलर का दिख रहा है, और दूसरा व्हाइट, दूसरा बिल्कुल पेरेंट की तरह है, और एक नया सिंथेसाइज हो गया। जो नया सिंथेसाइज हुआ उसके पास N14 था, और जो पुराना वाला था उसके पास N15 था। इसको जब इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट पे लगाया, तो चूंकि ये हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड हैवी वाला है और एक स्ट्रैंड लो वाला है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि जिसके पास दोनों स्ट्रैंड हैवी वाले हैं, ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसके पास दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या हैं, हैवी वाले हैं, उसका डेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर जिसके पास एक हैवी वाला है और एक लाइट वाला है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है जिसके पास दोनों हैवी वाले स्ट्रैंड्स हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे पहले का जो बैंड मिला थोड़ा सा नीचे मिला, और दूसरे वाले का जो बैंड है वो कंपैरेटिवली ऊपर मिला है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, नए वाले की जो डेंसिटी है वो पुराने वाले से थोड़ी सी कम है, इसलिए ये ऊपर आया। यहाँ पे क्या है, ये हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड डीएनए का मतलब इसके पास एक स्ट्रैंड ऐसा है जिसके पास N15 वाले नाइट्रोजनस बेस हैं, और दूसरा वाला स्ट्रैंड ऐसा है जिसके पास N14 वाले नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाइब्रिड मिला आपको। फिर क्या किया उन्होंने, इन्हीं सेल्स को एक और जनरेशन तक ग्रो किया, सेकेंड जनरेशन तक इसको लेकर के गए, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, अब ये दोनों स्ट्रैंड खुले होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड्स खुले होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड्स खुले होंगे तो ये जो नया वाला स्ट्रैंड है इसके साथ में एक नया वाला सिंथेसाइज हुआ होगा, तब यहाँ पे दोनों ही लाइट आ गए, यहाँ पे दोनों लाइट आ गए, यहाँ पे एक लाइट एक हैवी, यहाँ पे एक लाइट एक हैवी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने रन किया इसको डेंसिटी ग्रेडियंट पर, तो इनको 2 बैंड मिले। क्यों? क्योंकि एक तो हाइब्रिड वाला मिल गया जिसके पास दोनों हैं, और एक मिला जिसके पास सिर्फ लाइट वाला है। तो यहां से इन्होंने ये प्रूव किया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों ही स्ट्रैंड्स खुलते हैं, वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं, आधा डीएनए कंजर्व हो जाता है और आधा डीएनए नया सिंथेसाइज होता है। आधा डीएनए से मेरा यहाँ पे मतलब है कि एक स्ट्रैंड कंजर्व हो जाता है जो कि पेरेंट से आता है, और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है। इसीलिए यहां से प्रूफ हो जाता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। ये था मिशेल्सन एंड स्थेल का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था 1957 टू 1958 के बीच में, ठीक है। कहीं कहीं 1957 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1958 लिखा रहता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में देखिए, आपको ऑप्शन में से कोई एक ही मिलेगा अगर मिलेगा तो, ठीक है। तो ये तो बात रही
डीएनए रेप्लिकेशन के पहले फंडामेंटल रूल की। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद लेक्चर बना रहा हूँ और ये एक नए प्लेटफॉर्म के साथ मैं लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा अपने लेक्चर्स को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर सारी चीजें कवर अप नहीं हो पाती हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करके मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बाकी के जो दो बचे हुए फंडामेंटल रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे और फिर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।